हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण पेडागोजी। पर्यावरण पेडागोजी की ये हमारा चौथा अभ्यास होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बच्चे गरीबी, बाल श्रम, अशिक्षा, जाति और वर्ग और असमानता के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे। तो आप ये इस चीज़ का अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं कि अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अगर बच्चों का भ्रमण करवाएं या फिर उन पर चर्चाएं करें तो क्या इन चीज़ों को वो समझ पाएंगे? नहीं। कौन से पॉइंट्स वो आपके दिए हैं? गरीबी, बाल श्रम, अशिक्षा, जाति और वर्ग या असमानता पर। तो आपका पॉइंट सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, सही है, कथन गलत है। कथन के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के लक्ष्य के बारे में पता लगता है। और चौथा है कि विकल्प 1 और 2 दोनों। तो देखिए, आप जब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हम इन पॉइंट्सों यानी कि गरीबी, बाल श्रम, अशिक्षा, जाति आदि पर जब अध्ययन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण से जोड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका सही होगा कि कथन के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के लक्ष्य के बारे में पता लगता है। आप कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं जो पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षा 5 के अध्यापिका चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी कि एकदम सही अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अगर वो आसपास के अपने क्षेत्र दिखाती हैं, पौधों के बारे में बता रही हैं, तो एकदम सही अधिगम, सार्थक अधिगम। देखिए, कहीं कहीं वाक्य ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सार्थक शब्द यहाँ पे कभी दिमाग में आ रहा है कि किसी का नाम है, लेकिन सार्थक अधिगम नहीं, कि जो अधिगम का जो मेन उद्देश्य है उसके लिए कहा जा रहा है कि सार्थक अधिगम में बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, ये होना चाहिए। फिर अधिगम पौधों के नाम लिखना, अधिक जितने पौधे हैं उनको देखने के लिए उनके नाम लिखें, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना, या फिर समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। तो आपका देखिए, जब पौधों का अवलोकन करेंगे, उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका एकदम सही जाएगा कि यही सबसे अच्छा प्रोत्साहन होगा बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का, पर्यावरण अध्ययन से जोड़ने का, कि उनकी ऊंचाई, किनकी पौधों की ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों के अंतर का अवलोकन करें। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हमारा घर हमारा पड़ोस, ये हो गया। विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में किस स्तर पर अधिक उपयुक्त होगा? यानी कि आप कौन सी क्लास में, स्तर दिया है कि कौन सी क्लास में अगर पढ़ाना चाहें हमारा घर और हमारा पड़ोस, तो कौन सी क्लास के लिए सबसे अच्छा होगा? आपका दिया है ऑप्शन कि स्तर 3 से 5 तक के बच्चों को, या फिर कक्षा 1 से 2 तक के स्तर या कक्षा दिए होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है कि स्तर 3 तक, और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 से लेकर 2 तक। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण जो अध्ययन कराते हैं तो वहाँ पे कहानी और कविताओं का प्रयोग करते हैं। तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस देखिए आपके। मुख्य उद्देश्य आपको देखना है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ये भी सही है। पाठों का आनंददायक बनाना, ये भी सही है। भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। और कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो है कि कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान प्रयोगशाला विधि में सबसे अधिक महत्व निम्नलिखित में से किस पर दिया जाता है? अनुभव को, करके सीखने के सिद्धांत को, प्रयास एवं त्रुटि को, या फिर उपरोक्त सभी को। देखिए, प्रयोगशाला में जो होता है वो बच्चों की एक्टिविटीज़ पर निर्भर करता है। वो कुछ ना कुछ करता है और जो करेगा उससे वो कुछ ना कुछ सीखेगा भी, कोई ना कोई सिद्धांत भी निकल कर आएगा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन 2 आपका सही होगा कि करके सीखने के सिद्धांत को पर आपकी जो प्रयोगशाला विधि है वो अधिक बल देती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, कक्षा 5 में एक शिक्षक सवाल देते हैं। एक सवाल है आपका कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और दूसरा सवाल है क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। फिर दिया है कि इन सवालों की प्रकृति कैसी, इन दोनों सवालों की प्रकृति क्या है ये आपको देखना है। यहाँ पे दिया है ए, ऑप्शन ए के लिए है ए बद्ध अंत वाला
अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। देखिए जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वो अभिसारी होते हैं, यानी किसी केंद्र बिंदु की तरफ चलते हैं वो, लेकिन मुक्त अंत वाले अपसारी होते हैं क्या, वो केंद्र बिंदु से बाहर की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन देखिए, पेड़ों के 5 लाभ देखिए लिखिए। तो पेड़ों के 5 लाभ अगर कहा जाए बच्चों को, तो लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 लाभ कहा जा रहा है तो वो एक निश्चित है कि वहीं तक सीमित रहेगा, उससे आगे उसे नहीं बढ़ना। तो ये एक तरह से बंद अंत वाला प्रश्न, यहाँ पे बच्चा अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा। और बी जो है, क्या होगा अगर धरती पे कोई पेड़ न हो, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा 2 पेज से लेकर 4 पेज, अगर उसकी क्षमता है वो तो 10 पेज तक भी लिख सकता है। तो ऐसे में क्या, वो अपने भावनाओं को बाहर निकालेगा। ये क्या है, मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया, जबकि ए आपका बंद अंत वाला प्रश्न हुआ। और बंद अंत वाले प्रश्न को अभिसारी कहा जाता है और मुक्त अंत वाले प्रश्न को अपसारी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पर्यावरण अध्ययन विषय को रुचिकर बनाने हेतु इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। सुव्यवस्थित होना चाहिए, बच्चों के अनुभव पर आधारित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, फिर उपरोक्त सभी विशेषताएं होनी चाहिए। तो जो पर्यावरण अध्ययन में को रुचिकर बनाना है आपको, तो इन अध्यायों में लगभग सारे पॉइंट्स होने चाहिए। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को बच्चों के लिए बहुत सरल और उपयोगी बनाने हेतु इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। बच्चे बहुत अच्छे से उसे सरल तरीके से समझे और उनके लिए काफ़ी वह हेल्पफुल हो, उपयोगी हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, वो लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम आपका, फिर सरल होना चाहिए, या फिर दृढ़ होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों की जो क्षमता है उसके हिसाब से हम पाठों को कभी कभी तोड़ भी देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पाठ का जो पाठ्यक्रम है वो हमारा लचीला होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम चल सके। तो ऐसे में ऑप्शन 1 आपका देखिए कि लचीला होना चाहिए। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर पर्यावरण अध्ययन विषय की परीक्षा के कितने प्रकार हो सकते हैं। अगर पर्यावरण अध्ययन में आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो किस तरह से आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वो कौन से प्रश्न उत्तर आएंगे, कौन सा तरीका होगा। तो दिया है कि प्रयोगशालात्मक प्रयोग के माध्यम से, लिखित, मौखिक, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए आपका सतत मूल्यांकन हो रहा है तो पर्यावरण अध्ययन में भी आपके तीनों पॉइंट सही होंगे, प्रयोगात्मक भी हो जाएगा आपका, लिखित भी, मौखिक भी। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही होगा कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि वे परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं कहलाते हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षण तो हो रहा है लेकिन एक निश्चित विषय क्षेत्र है, यानी कि उसका दायरा है, एक क्लियर कर दिया गया है, और ऐसी कंडीशन में जो उपलब्धि का मूल्यांकन हम करते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका है निष्पत्ति परीक्षण, आगे दिया है निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण और तत्परता परीक्षण। तो देखिए आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा अभिक्षमता, यानी कि हम एक विशेष क्षमता को इसके मूल्यांकन कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे होगा अभिक्षमता परीक्षण होगा ये हमारा। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।